आपने तो कस्में खाई थी कि वफादार रहेंगे हमारे, अब चलिए वो कस्में निभा। और एक फाइनल कश्मीर चीज ने सर, भाई। हम्म। बिल्कुल, और एक फाइनल चीज सर, जो मैं हमेशा अपने यंग ऑफिसर्स जो आते हैं, ट्रेनीज, कहते हैं साहब इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं देख रहा हूँ कि देवनाथ साहब ही यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फाइटर पायलट, दुनिया पूरी इनकी तारीफ करती है, हाईली बिल्कुल सर। डेकोरेटेड। तो सलाम है सर उसमें इनको। क्या है साहब, वी रियली सल्यूट पीपल लाइक हिम जो देश की रक्षा करते हैं। तो उसमें बड़ी मजा चीज है, लोग मुझसे कहते थे, यंग ऑफिसर पूछते हैं, सर इंटरनेशनल रिलेशंस में लॉयल्टी होती है? मैंने कहा बाजार से कुत्ता खरीद लाओ तो लॉयल्टी आपको मिल जाएगी। कोई लॉयल्टी नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो हूथी कुछ देर के लिए अलग हो गए थे हम्म। ईरान से, फिर वापस आ गए, और ईरान ने उनको कहा है कि अब हमारी मदद करो, तो वो पुतर। लेकिन मेरा नहीं मानना, अभी कोई ये हूथी वाला ये खड़ा हुआ है, मैंने देखा हुआ है इस कमीने को। तो मेरा मानना है कि अभी कुछ देर के लिए ये खामोश रहेंगे, ये सिर्फ प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की, इजराइल इनको ठोकेगा। इसराइल इनको और ठोकेगा मार सर। खा खा के यमन तो दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया है सर। फूड हम्म। क्राइसिस एक टाइम था, यूएन, ये एक संस्था है, शायद आपने नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क में, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस भी नाम से जानी जाती है। अब तो पता नहीं सो रही है कि जिंदा है कि मर गई है कि कोमा में है। तो उसके सेक्रेटरी जनरल ने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी फूड क्राइसिस तो यमन में है, बहुत बड़ी क्राइसिस, इतने लोग मर जाएंगे, उतने लोग, भूल गए। अब वो क्राइसिस कहीं और चली गई। सो हम्म। दिस इज द रियलिटी। हूथी आ गए हैं, लेकिन हूथी मेरा नहीं मानना इस समय किसी शिप्स पे अटैक करेंगे, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी इनको। सर ये मेरा इस पे ग्रुप कैप्टन सर, आपसे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है सर। आपसे इसमें ना आर्मी पर्सपेक्टिव समझना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर जब हुतीज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एम्यूनेशन उनके पास आ जाएंगे, और फिर बूट्स ऑन ग्राउंड का जो यूएस का प्लान था वो तो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो ये आज जो हुतीज ने हमला किया है इसराइल पर, इससे अब यूएस को कितना फर्क पड़ने वाला है, कितना बड़ा धक्का लगेगा? देवनाथ सर आपके लिए। आकाश, हाँ आकाश देखो, जहां तक हुती की बात है, बहुत बड़ा डाइवर्जनरी अटैक है, मेन अटैक नहीं हो सकता। बहुत दूर हैं इसराइल से, 1800 किलोमीटर दूर। इसराइल के ऊपर हमले कहाँ से हो रहे हैं? उत्तर में लेबनान से हो रहे हैं, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। हम्म। पूरब में ईरान से हर रोज मिसाइलें आके गिर रही हैं। अब उनका जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वो उत्तर की तरफ देख रहा था, हिजबुल्लाह के रॉकेट ढूंढता था, आयरन डोम। हम्म। और पूरब की तरफ देखता था उनका सर्वेलेंस रेडार, जो फोकस था अ, ईरान से आने वाली मिसाइलों को। अब तीसरा जो हुती ने फ्रंट खोल दिया है दक्षिण में। तो होता क्या है कि जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन होती है कि आपकी मिसाइलों का रुख किस तरफ होगा, लॉन्चर्स का रुख किस तरफ होगा, जो कंट्रोलर्स हैं, मिसाइल कंट्रोलर्स हैं या जो ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो किस सेक्टर पर, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में। अब उनका ध्यान उत्तर में भी है, हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ढूंढो, पूरब में भी है, ईरान के मिसाइलों को ढूंढो। अब दक्षिण में भी उनको ध्यान करना पड़ेगा, कुछ लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम्स दक्षिण दिशा में भी कमिट करनी पड़ेगी। तो हम्म। डाइवर्जन अटैक है। लेकिन देखो, क्या होती के इन हमलों को हम ज्यादा सीरियसली ले सके? डाइवर्जन अटैक है। नुकसान जमीन पर हमेशा मिनिमल हुआ है। अगर हम देखें, इसके पहले भी हुतीज ने जब भी लॉन्च किए हैं, वो पोर्ट ऑफ इलियट है, वहां तक पहुंच जाते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा में। और हम्म। वहां जाके या तो डेजर्ट में गिर जाते हैं, या इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एरो है या डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, उनको शूट डाउन कर देती है। इस बार एक नया फैक्टर ये आ गया है कि लास्ट टाइम सिर्फ इसराइल की एयरफोर्स ने काउंटर एक्शन लिया था। तो हम्म। इसराइल की एयरफोर्स इसराइल से टेक ऑफ करती थी, सना तक पहुंचती थी, 2000 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, आते वक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। सना के आसपास जो हुती के स्टोरेज भंडार हैं, मिसाइल लॉन्चर हैं या कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है, बम गिराने के बाद वापस जाती थी, 1800 किलोमीटर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। इस बार एक एडिशनल फैक्टर ये हो गया है कि अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी उत्तरी अरब सागर में डिप्लॉयड है। हम्म। तो अगर हुती ज्यादा विग्रस होते हैं तो अमेरिका अब्राहम लिंकन से भी अपने फाइटर विमान की जो सॉर्टीज हैं उनको हुतीज के ऊपर, जो दक्षिण यमन है, सना के आसपास का एरिया है, अडेन के आसपास का एरिया है, वहां पर लॉन्च कर सकती है।
तो वहां इस पर बार लॉन्च। अमेरिका भी कुछ कर सकता है जी। जी देवनाथ सर, मैं इतना तो समझ गया कि चलिए अगर हमला है वो इतना बड़ा नहीं होगा, ऑन ग्राउंड इतना नुकसान नहीं कर सकते हुतीज, लेकिन जो बड़ी चिंता का विषय स्पेशली इसराइल के लिए बाब अल मंडेब का स्ट्रेट है, क्योंकि इसराइल का टोटल 30% इंपोर्ट उस स्ट्रेट से आता है, दुनिया का 13% ग्लोबल ऑयल वहां से जाता है, एशिया और यूरोप उस स्ट्रेट से कनेक्टेड है, और उस स्ट्रेट पे सिर्फ एक उस स्ट्रेट पे तो पूरा कमांड है हुतियों का, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो हुआ उसका क्राइसिस तो पूरी दुनिया देख ही रही है। तो इस हिसाब से तो एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं मिल रहा है ईरान ईरान की प्रॉक्सीज को। हाँ आकाश, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबल मंडप दुनिया में कोई भी जल डमरू जिस देश के पास होती है वो हमेशा कोशिश करता है कि डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से उसको डोमिनेट करे। कुछ देश अपने अपने यहाँ जो जल डमरू है उसका फायदा फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज हैं बहुत क्लियर हैं कि सारे जो जल डमरू हैं वो दुनिया की सभी देशों की साझा रिसोर्स है। हाँ ठीक है, उसको किस तरह से बांटना है, उत्तर में इतना, दक्षिण में इतना, मध्य मार्ग कहां पर होगा, उसके लिए बातचीत होने के बाद एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से साइन किया जाता है। अब बाब अल मंदाब में क्या हुती हमला कर सकते हैं? कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी किया था। देखिए जी सुएज कैनाल से अगर कोई जहाज, यूरोप से कोई जहाज आ रहा है और एशिया की तरफ जा रहा है, तो वो सुएज कैनाल क्रॉस, भूमध्य सागर से सुएज कैनाल, वहां से लाल सागर, फिर बाबल मंदाब से घूमकर अडन की खाड़ी, और फिर इंडियन ओशियन, अरब सागर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर हुतीज ने आज से 2 साल पहले, आज से हमला एक किया है। साल पहले कम से कम 2 हमले किए, बहुत सक्सेसफुल हमले किए, और उसके बाद दुनिया भर के जो शिप्स थे उनको डाइवर्ट होना पड़ा। एशिया से जो शिप्स जाते थे वो पूरा दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगा के, केप ऑफ गुड होर्न का चक्कर लगा के यूरोप जाते थे। और इस तरह से यूरोप से एशिया आने वाले भी अटलांटिक सागर से केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर फिर एशिया में जाते थे। इससे 7,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा उनको चलना पड़ता था। तो 2 चीजें हुई उस हमले के बाद। एक तो दुनिया भर में जो भी जहाज लाल सागर के पास जाता था, एडन की खाड़ी के पास जाता था, उसके इंश्योरेंस चार्जेस 2 बहुत गुना ज्यादा। 3 गुना बढ़ गए। जो ये लॉयड्स ऑफ लंदन और न्यूयॉर्क में अलग अलग शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इन्होंने अभी अगर हम देखें गल्फ ऑफ हॉर्मुज में इंश्योरेंस चार्जेस जो है 5 गुना बढ़ गए हैं। जी तो अगर बाबल मंडप पर कोई हमला होता है या हमले का थ्रेट होता है, फिर से इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ जाएंगे और शिप्स को पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा। मैं एक लास्ट सेंटेंस बोलूंगा कि इस जलडमरू में इस्तेमाल करने के लिए हुती के पास बेशुमार, देखिए हुती के पास जो 2000 किलोमीटर वाली मिसाइलें हैं वो शायद 100 या 200 हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं, लेकिन बाबल मंडप पर फायर करने के लिए लंबे रेंज की मिसाइल की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर रेंज काफी है। ऐसी वाली मिसाइलें हुती के पास अलग अलग आकलन है, लेकिन शायद 4000 से ज्यादा ऐसी मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं।